तो लास्ट सेशन में हमने डू वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट देखा था। मैंने आपको डू वाइल कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी थी। प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें हमने देख लिया था, उसके बारे में थ्योरी भी हमने लिख लिया था। साथ में हमने 2 प्रोग्राम भी बना लिए थे, ठीक है जी। 2 असाइनमेंट हमने आपको दिए थे, प्राइम नंबर चेक करना था और दूसरा प्रोग्राम था 1 to 50 और 50 to 1 नंबर प्रिंट करना था। आई थिंक आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको करके वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और हमारा बच जाता है, कौन सा है, ये फॉर लूप। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट की। फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट, तो हमने जो पहले 2 इटरेटिव स्टेटमेंट देखे, कौन कौन से, एक देखा हमने वाइल, क्या देखा हमने, वाइल देखा ये। दूसरा हमने देखा था डू वाइल, वाइल देखा और डू वाइल देखा। तो वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन लिखा है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। यहाँ पे वाइल और डू वाइल में जो कोड लिखा जाता है, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है, यानी हमें एक कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है। जैसे हमने ये प्रिंट किया था आई एम लर्निंग सेल्स फोर्स, इनिशियलाइजेशन किया था 1 से कितने टाइम तक, 5 टाइम तक, और 1 इंक्रीमेंट हो रहा था। तो नंबर ऑफ लाइन अगर आप काउंट करेंगे, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, चौथा लाइन ये है, यानी 4 लाइन में हमने आई एम लर्निंग सेल्स फोर्स मैसेज को प्रिंट किया, यानी 4 लाइन हमने यूज किया इस चीज़ को लिखने के लिए, कोड बनाने के लिए। यानी नंबर ऑफ लाइन जो है 4 लाइन में हमने ये मैसेज एक प्रिंट किया, आई एम लर्निंग सेल्स फोर्स। लेकिन सेल्स फोर्स ये कहता है कि अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है, छोटा हो सकता है, यानी नंबर ऑफ लाइन कम हो सकता है, तो आपको प्रोग्रामिंग में वह स्टेटमेंट यूज करना चाहिए जो नंबर ऑफ लाइंस को कम कर दे, ऑप्टिमाइज कर दे, ठीक है। जबकि वाइल लूप में अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी लाइन लिखनी पड़ रही है, हमें लिखनी पड़ रही है 4 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जो कंपाइलेशन उसका, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे हमारा जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम का परफॉर्मेंस क्या होगा, डिग्रेड होगा, कम होगा। तो अगर यही सेम चीज़ जो वाइल में हमने लिखा है, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया है आई एम लर्निंग सेल्स फोर्स, ठीक है, अगर यही बिल्कुल सेम चीज़, बिल्कुल यही लॉजिक, यही आउटपुट हमें चाहिए, अगर हम तो नेक्स्ट हमारा लूप है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, जिसको हम फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हम यूज करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, हमारे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा।
तो नंबर ऑफ लाइन को हमें अगर रिड्यूस करना है, ठीक है, जो हम वाइल में लिख रहे हैं, जो काम वाइल में 4 लाइन में हमने किया है, बिल्कुल वही चीज़ अगर हम फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ लाइन कम हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसका सिंटेक्स लिखते हैं, फिर सारी चीज़ों को देखते हैं वन बाय वन। तो जो काम वाइल से किया जा सकता है वो फॉर से भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वाइल में दिक्कत क्या है कि वाइल में नंबर ऑफ लाइन हमें ज़्यादा लिखनी पड़ती है कंपेयर टू फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट। अगर फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, उस टाइम पे हमें क्या होगा कि एक ही जगह हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, हमारा कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, जिससे हमारा नंबर ऑफ लाइन का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक फिगर के थ्रू पहले एक सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है फॉर, ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं इस तरह से। पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जैसा कि वाइल लूप में भी होता है इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है उसके अंदर हम लिखते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, यानी हमारी लॉजिक जो है, ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ स्टेटमेंट। टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड अपॉन लॉजिक, ठीक है। तो इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कैसे काम करता है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहला जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो काम होता है इनिशियलाइजेशन का, इनिशियलाइजेशन होता है, इसको डाल लेते हैं नंबर 1। तो दूसरा टास्क होता है इनिशियलाइजेशन के बाद आता है हमारा कंडीशन, सेकेंड नंबर। जो थर्ड नंबर है, ठीक है, वो हमारे जो करली ब्रैकेट है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से कंप्लीट हुआ है, ये थर्ड नंबर आता है हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फोर्थ नंबर। यही सारी चीज़ें वहाँ भी थी वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप में भी यही चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन,
सेटअप स्टेटमेंट और फिर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट जैसी होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, ये दूसरा हमारा कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ यानी इनिशियलाइज हो गया, फिर कंडीशन को चेक किया जाता है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये जो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर कंट्रोल हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा। कंट्रोल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पहले इनिशियलाइजेशन है, दूसरा कंडीशन चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पे क्लोज हुआ है, जिसको हम ब्लॉक करते हैं, फॉर का ब्लॉक कहते हैं। ये फॉर का ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। एंड जितना भी इसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखा है, मेन सिंपल वे में बोला तो लॉजिक लिखा है, वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद फोर्थ नंबर हमारा आता है ये इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। उसके बाद फिर ये जाके फोर्थ नंबर से फिर से ये चेक करता है कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक, तो फिर से ये एग्जीक्यूट होता है, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन इस बार भी ट्रू है, फिर से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है, जब तक ये हमारा कंडीशन ट्रू रहता है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा, हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हमारा कंडीशन फेल होता है, ये कंडीशन फेल हो गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये कंट्रोल आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो जैसा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यहाँ पे भी क्या है, बिल्कुल सेम है, लिखने का तरीका सिर्फ बदला है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में जो कोड हम लिखते थे इनिशियलाइजेशन के लिए अलग लाइन होता था, इसके लिए अलग लाइन में लिखते थे, कंडीशन अलग लाइन में लिखते थे, सेट ऑफ स्टेटमेंट अलग लाइन में होता था और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलग लाइन में होता था। ठीक है, तो हमारा जो वाइल लूप में जो हम चीज़ें लिखते थे, जो लॉजिक हम लिखते थे, उसके लिए हम किसी भी मैसेज को प्रिंट कराना चाहें, कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहें और वो लॉजिक एक लाइन का है, तो उसे हमें एग्जीक्यूट कराने में 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था। जबकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, हमें 4 लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें 1 लाइन में ही वो सारा, 1 से 2 लाइन में वो सारा काम हमारा हो जाएगा, जिसके लिए हम वाइल लूप में 4 लाइन ऑफ कोड लिखा करते थे या लिखते हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है, कि जो फॉर लूप होता है, जो फॉर लूप होता है वो पोस्ट चेक इन इटरेटिव स्टेटमेंट होता है या प्री चेक इन इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब ये कंडीशन पहली बार चेक करता है कि नहीं। अगर पहली बार चेक करता है तो इसको बोलेंगे प्री चेकिंग इटरेटिव स्टेटमेंट, यानी इनिशियलाइज होने के बाद ये चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ तो जाके हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाता है, यानी कंट्रोल उसे एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब कंडीशन पहले चेक होती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप हमारा क्या है, प्री है, क्या है, प्री चेकिंग है, प्री चेकिंग इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। पहली चीज़ प्री चेकिंग होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ कोड कंपेयर टू वाइल लूप हमें कम लिखना पड़ता है, कम लाइन लिखना पड़ता है, जिससे हमारा प्रोग्राम
फास्ट चलेगा। जो काम हम जो लॉजिक हम वाइल से लिख सकते हैं वही बिल्कुल लॉजिक फॉर से भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर से लिखने से हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? हमें एडवांटेज मिलेगा कि जो हम 4 लाइन में कोड या 4 लाइन में कोड लिखते हैं वो फॉर लूप से, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट से 1 लाइन में लिखा जा सकता है, जो अकॉर्डिंग टू द सेल्सफोर्स के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उससे हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम कम लगेगा, एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा अगर हम फॉर लूप, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम वाइल लूप लिखते हैं तो नंबर ऑफ़ लाइन हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कंपाइल टाइम बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा, जिससे हमारा प्रोग्राम का परफॉर्मेंस क्या होगा? स्लो होगा कंपेयर टू फॉर लूप। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ रही। अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो ऐसे की पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। इट इज प्री चेकिंग iterative statement, pre-checking iterative statement which provides an optimize way and reduce the number of line। ठीक है, तो अगर हम फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो ये पहले कंडीशन को चेक करता है, यानी प्री चेकिंग इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एडवांटेज क्या होगा? इससे एडवांटेज होगा कि हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज होगा, नंबर ऑफ़ लाइन हमारा कम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ लाइन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, हमने एक वाइल लूप में एक प्रोग्राम बनाई थी, तो उसी प्रोग्राम को बिल्कुल सेम हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था आपका, अगर आप देखेंगे तो पहले मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ उसी चीज़ को, ये देखिए ये है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सिंटैक्स की बात करें यहाँ पे तो एग्जाम्पल ये है। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से फॉर से बनाएंगे, प्रैक्टिकल करके भी अभी देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कितना लाइन लिखा गया है? हमें आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स एग्जीक्यूट करना है 5 टाइम। 5 टाइम का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? इनिशियलाइजेशन किया है, यानी स्टार्ट 1 से किया है, पहली चीज़ हो गई, पहली लाइन। दूसरी लाइन में हमने कंडीशन चेक किया है, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने किया हुआ है 1 बाई 1 5 तक ये वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन मैं इसको फॉर से लिखना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार प्रोग्राम बना के देखता हूँ मैं। यहाँ पे हम अपने ऑर्ग में लॉगिन हो जाते हैं, ये हमारा ऑर्ग है। चलते हैं यहाँ डेवलपर कंसोल पे, यहाँ डिबग में जाएंगे,
साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले वही प्रोग्राम वाइल लूप से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 से 5 तक वैल्यू को प्रिंट करना है। लिख भी देता हूँ मैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फाइव टाइम I am learning Salesforce। ठीक है, ये हमें कितने बार चाहिए? 5 टाइम चाहिए। तो पहले मैं इसको वाइल लूप से बनाता हूँ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइन लगते हैं, फिर उसी चीज़ को फॉर लूप से बना के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 टाइम चाहिए। तो स्टार्टिंग हमें सिंटेक्स आपको पता है वाइल लूप का। पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने लिखा इंटीजर i इक्वल टू 1, यानी दूसरी चीज़ होती है क्या लिखेंगे, वाइल। इस वाइल में क्या होता है, कंडीशन होता है। कंडीशन देते हैं, कंडीशन क्या होगा, i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखना होगा, सिस्टम डॉट डिबग लिखा हमने, यहाँ पे मैसेज डाल दिया आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स, आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। तो आई प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ लाइन लगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और ये 5 लाइन, इसको मान लीजिए ब्रैकेट को। तो हमने कितना लाइन खर्च किया, 5 लाइन। ठीक है, ये 5 लाइन अगर लिखा जाएगा और कंपाइल किया जाएगा तो इसका मतलब है इसको कंपाइलेशन टाइम ज़्यादा लगेगा और इसे एग्जीक्यूट करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्जीक्यूट किया हमने, डिबग ओनली पे गए, यहाँ पे हमें देखिए आई एम लर्निंग 5 टाइम लिख के आ रहा है। अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर से लिखते हैं। फॉर का जो सिंटेक्स है पहले वो लिख लेते हैं। फॉर का सिंटेक्स क्या है, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट, फॉर में ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स में सेमीकोलन लगा लो। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ डाल दिया, पहला इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, कंडीशन। तो आई सेम चीज़, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गया। तीसरा क्या है, हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स लिखना है। ये मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया जिसके लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स। ठीक है, आई एम लर्निंग सेल्सफोर्स। अब इसको चौथ यानी 2-3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। फर्स्ट हो गया ये आपका इनिशियलाइजेशन, सेकंड हो गया कंडीशन, तीसरा थर्ड हो गया सेट ऑफ स्टेटमेंट और फोर्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक,
अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो अभी यार ध्यान से देखें तो कितना लाइन लिखा हमने, वहाँ 5 लाइन लिखा था हमने, 5 लाइन मुझे लिखना पड़ा। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे हम कितनी लाइन में लिख पा रहे हैं, 3 लाइन में। एक लाइन इसको मान लीजिए, ये दूसरा लाइन ये हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट को भी अगर आप लाइन मान रहे हैं तो ये 3 लाइन में हो गया। कहाँ पे 3 लाइन और कहाँ पे 5 लाइन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस आपके प्रोग्राम की बढ़ेगी। रीजन कि इसको कंपाइल करने में 3 लाइन को कंपाइल करना और 5 लाइन को कंपाइल करना, 5 लाइन कंपाइल करेंगे होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। ज़्यादा टाइम का मतलब ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम, यहाँ पे 2 लाइन है तो कम टाइम लेगा। तो जो वाइल लूप से हम लॉजिक लिख सकते हैं वो बिल्कुल फॉर से भी लिख सकते हैं। फॉर से लिखने में हमारा कंपाइल टाइम कम हो जाएगा और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, फास्ट चलेगा, परफॉर्मेंस हमारे प्रोग्राम का बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 5 टाइम आई एम लर्निंग आना चाहिए। डेबग मान ली, देखिए आ गया, सेम आउटपुट आया, आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो कॉपी करते हैं, नोट्स में डाल लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो तो प्रोग्राम हमने लिखा है, ये प्री चेकिंग एट्रिब्यूट स्टेटमेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम कंडीशंस को फॉल्स कर दें, यानी पहले कंडीशन अगर इनिशियलाइज हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रहा है, अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फेल हो जाए इसका मतलब वो प्री चेकिंग है। अगर नहीं होता है वो पोस्ट है, पोस्ट चेकिंग एट्रिब्यूट स्टेटमेंट है। तो इसको यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पर दे दिया हमने 10 करने देने से क्या होगा, फर्स्ट टाइम है ये आएगा, उसके बाद ये चेक करेगा, चेक किया 10 और 5 तो कंडीशन ही फेल हो जाएगा। अगर एक कंडीशन चेक हो रहा है इसका मतलब पहले चेक हो रहा है फिर ये सेट अप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले चेक हो रहा है तो प्री चेकिंग स्टेटमेंट होगा। अगर आउटपुट नहीं आया तो, अगर आउटपुट आ गया तो पोस्ट होगा। देख लेते हैं, आउटपुट नहीं आया इसका मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है पहले यहाँ पे क्या हुआ, चेक हुआ, पहले चेक हुआ फिर जाके इंटर किया इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब फॉर लूप क्या है या फॉर एटरेटिव स्टेटमेंट क्या है, इसको हम कहते हैं प्री चेकिंग एटरेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन पहले चेक की जा रही है। अगर पहले चेक की जा रही है तब जाके सेट आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर, ठीक। अब एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख लो, क्वेश्चन शायद हमने कॉपी नहीं किया है। ये अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। राइट ए प्रोग्राम, write a program to print the number
50 to 1। यानी आपको फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करके 50 से लेके 1 तक की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। तो इनिशियलाइजेशन होता है तो एक वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो लिखते हैं इंटीजर आई, एक वेरिएबल हमने लिया। इसमें कहाँ से करना है, ये हटा लो आप, क्वेश्चन पहले के प्रोग्राम का है। ठीक है, तो हमें कहाँ से करना है, 50 से करना है, 50 से 1 करना है। तो ये 5 से स्टार्ट करेंगे, 50 से अमेरिका 50। ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहला का। दूसरा, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। तो हम इनिशियलाइज जो करते हैं वो बाहर नहीं करते हैं, फॉर लूप में अंदर ही करते हैं। तो पहले सिंटेक्स ले लेते हैं फॉर का। ऐसा लिखा हमने, इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट आपने लिख दिया। ठीक, पहले पार्ट में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। तो यहाँ से कट करो आप, डाल दो, इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं कंडीशन। यहाँ लिख लेते हैं अलग से, कंडीशन। कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 1 तक। ये हमारा हो गया कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन भी दे देते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, कंडीशन। यहाँ कट किया, यहाँ दे दिया। फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। लिख देते हैं सिस्टम डॉट डिबग। इसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, यानी पहले 50 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट ये हो गया। अब हमें अपने लॉजिक के यानी इसको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट किया हमने, तो क्या होगा, 50 प्रिंट करने के बाद एक घट जाएगा। सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या 50 है 1 है, कंडीशन ट्रू। इस सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी 50 को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 50 ऐसे। फिर एक माइनस हो जाएगा, यानी 49 हो गया। फिर ये चेक करेगा, अभी भी कंडीशन है 49 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 49 है, तो कंडीशन ट्रू मिलेगा। कंडीशन ट्रू मिलेगा तो फिर से आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इस टाइम आई में कितना है, 49 है, तो 49 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से आई की वैल्यू घटेगी। आई की वैल्यू थी 49, एक लेस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 48। 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कंडीशन ट्रू। फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, 48 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा, 1 तक। 1 तक वो प्रिंट कर देगा। फिर लास्ट में क्या होगा, 1 के बाद ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 और यहाँ पे 1, कंडीशन फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद तो कंट्रोल है इस ब्लॉक के में नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब तक हमारा आउटपुट क्या हो चुका होगा, आ चुका होगा। करके एक बार देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। देखिए 50 40 40 49 48 47, आप देखोगे तो 1 तक आपको मिलेगा ये।
ठीक है, ये हो गया आपका क्या 50। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, नोट्स में इसको डाल देते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप क्यों हम यूज करें, इससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, जब भी हमें स्पेशली सेल्स सोर्स की अगर हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ़ लाइंस कम लिखना होता है, ऑप्टिमाइज कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे सेल्स सोर्स से हमें फॉर लूप या फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। दूसरी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोग वाइल भी यूज करते हैं, किया जा सकता है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस घटता है सेल्स फोर्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर होता है, शेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, जो कि आपको पता है। शेयर आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो भी चीज़ें शेयरिंग में सारी चीज़ें चलती हैं, शेयर्ड करके चलती हैं, जिसको मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर बोला जाता है, जबकि अदर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे आप वाइल लूप यूज करें या फॉर यूज करें, उससे कोई फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सेल्सफोर्स में शेयर आर्किटेक्चर है, शेयर आर्किटेक्चर हमने डिस्कस कर रखा है, एडमिन के वीडियो में आप देख सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन हमें लिखते समय, लॉजिक लिखते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि कम से कम वो लाइन में कोड हमारा लिखा जाए, जिससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़े, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हमें काम करना होता है सेल्सफोर्स के अंदर, क्योंकि सब कुछ क्या है, क्लाउड बेस है। अगर कोई भी चीज़ क्लाउड बेस है तो उसका मतलब उसकी लिमिटेशंस है, जिसको आप जनरली गवर्नर लिमिट के नाम से जानते हो, जो एडमिन में हमने आपको बता रखा है डिटेल में कि गवर्नर लिमिट क्या होती है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, वो एडमिन में भी होते हैं, वो डेवलपमेंट में होते हैं। उसी रिस्ट्रिक्शंस को हमको ध्यान में रख करके कोड लिखना होता है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन को अगर हम देखें तो हमें बेस्ट वे हमारे साथ क्या क्या यूज करना चाहिए। फॉर, अगर हमें कोई चीज़ नंबर ऑफ़ टाइम चलाना हो तो बेटर वे होगा कि हम क्या यूज करें, फॉर लूप या फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए, जिससे हमारा प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बढ़ पाए, अच्छा हो पाए। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि लूप क्या होता है और ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ और बच जाती है हमारे पास, ये तो हो गया फॉर की बात, फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट की। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये है इन्हांस फॉर या एडवांस फॉर लूप। ठीक, तो इसके बाद एक और हमारे पास होता है इन्हांस, भी बोलते हैं इन्हांस फॉर या एडवांस फॉर लूप, इसको कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये जो इटरेटिव स्टेटमेंट होती हैं, हमने तीन आपको बताया, वाइल, डू वाइल और फॉर। बेसिकली फॉर सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस फॉर लूप भी यूज होता है। तो एडवांस फॉर लूप के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। नॉर्मल वे में नॉन फॉर लूप यूज नहीं होता, वो स्पेशल वे में यूज होता है, स्पेशल तरीके यूज आता है, जहाँ पे हम जो है यूज करते हैं। अगर हम एरे का यूज करेंगे या फिर हम कलेक्शन जैसी चीज़ों का यूज करेंगे, कलेक्शन आगे का हमारा टॉपिक है, या फिर एरे हम आपको बताएंगे, तो वहाँ पे जनरल वे में 99.9% क्या यूज होगा, इनहांस फॉर लूप यूज होगा, या फिर एडवांस फॉर लूप भी उसको बोलते हैं। तो जब हम एरे देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इनहांस फॉर लूप का क्या यूज है, और या फिर एडवांस फॉर लूप का यूज है, फिर कलेक्शन में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बेसिक लेवल पे वाइल डू वाइल में फॉर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जहाँ पे कलेक्शन आएगा या जहाँ पे एरे आएगा, वहाँ पे एडवांस फॉर लूप या इनहांस फॉर लूप यूज किया जाता है। तो आगे के हम जब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरे। तो एरे के बाद हम ये देखेंगे, एरे जब हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इनहांस फॉर लूप या फिर एडवांस फॉर लूप हमें यूज करना चाहिए। जनरली हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिजिबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है सेल्फ सोर्स के रूप। फॉर लूप, एडवांस फॉर लूप जो है कलेक्शन के लिए बनाया गया, स्पेशली कलेक्शन और एरे के लिए बनाया गया। तो जब हम
एरे या फिर कलेक्शन आगे पढ़ लेंगे, तब इस टॉपिक पे आएंगे इनहांस फॉर लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका सिंटैक्स क्या है, और कब हमको फॉर यूज करना चाहिए, कब इनहांस फॉर यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि इनहांस फॉर लूप का क्या मीनिंग है। जब हम हमारा जो टॉपिक है एरे, जब एरे हम कंप्लीट कर लेंगे तब जाके वहाँ पे देखेंगे इनहांस फॉर लूप या एडवांस फॉर लूप, या फिर उसको देखेंगे आगे चल के हम कलेक्शन का टॉपिक आएगा, उसमें भी इनहांस फॉर यूज 99% यूज होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट सेशन में एरे। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे इनहांस फॉर लूप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एरे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू।